नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल एपी लीगल इंफॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सीआरपीसी की धारा 2 के अंतर्गत जो 25 प्रकार के परिभाषाएं दी गई है, ये सारी संपूर्ण परिभाषाएं हम जानने वाले हैं। सीआरपीसी अधिनियम 1973 की धारा 2 के अंतर्गत जो भी डिफिनेशन दिए गए हैं, परिभाषाएं दिए गए हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, जो भी हमारे देश में कानून बनाए गए हैं, जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, हमारा सबसे बड़ा जो भारत का संविधान है टीपीए है, ये सारी जो भी मेजर जो विधि हैं ये बनाए गए हैं, इनका अलग अलग वैल्यूएशन होता है, अलग अलग इनका कार्य होता है, जिसको हर प्रकार से इससे बचने का कार्य किया जाता है। अपराध में कैसे दंड दिया जाता है, क्या उपाय करके बचा जा सकता है, मतलब ये सारी बातें अलग अलग विधि जो हमारे भारत में बनाए गए हैं वो सारे अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हमारे संविधान में वर्णन है, हमारे अधिकार के बारे में बताती है संविधान। हाँ, क्या कानून बनाए गए हैं हमारे जीवन से संबंधित, एक मनुष्य होने के नाते उनको क्या क्या अधिकार होना चाहिए, संविधान हमारा ये बताता है। उसके बाद आईपीसी जो है, इंडियन पेनल कोड जिसको हम कहते हैं, 1860 जो है वो ये बताती है, दंड का प्रावधान करता है। अगर आपने कोई अपराध किया है उसके बारे में वो दंड का प्रावधान बताता है, कितने साल का आपको सजा होगा, कारावास होगा, कितना जुर्माना लगेगा। उसके बाद ये है सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता। मतलब सीआरपीसी ये बताता है आपने अपराध किया है तो क्या वहाँ होगा, किस तरह से हम क्लेम करेंगे, किस तरह से कोर्ट में जाएंगे, किस तरह से हम आवेदन करेंगे, अपराध से संबंधित जो भी मामले हैं उसके बारे में ये बताता है, बचने का रास्ता बताता है। और उसके बाद है सीपीसी है, ये भी सारे ऐसे ही प्रक्रियाओं को बताता है। और जो एविडेंस जो है वो साक्ष्य इकट्ठा किया जाता है, उसके माध्यम से जो आरोपित रहता है, अधिरोपित रहता है, जो अपराध किया रहता है, उसके अगेंस्ट जो है साक्ष्य को इकट्ठा किया जाता है और क्या किया जाता है, उस साक्ष्य को पेश करके उसको अपराध जो किया रहता है दंड का प्रावधान के लिए आवेदन किया जाता है कि ये इतना अपराध किया। उसके बाद आज हम जानने वाले हैं जो धारा सीआरपीसी की धारा 2 की संपूर्ण परिभाषाएं हम जानेंगे, जो 25 प्रकार की परिभाषाओं का वर्णन करती है। जो इसी परिभाषाओं के अकॉर्डिंग जितने भी सीआरपीसी में धाराएं हैं, ये एक दूसरे से इन्हीं 25 परिभाषाओं के माध्यम से वो संचालित होती हैं, कार्य करते हैं, उसी से रिलेटिव ये कार्य करते रहते हैं। हमारे जो भी धारा इसमें सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं, ये सारे रिलेटिव कार्य करते हैं। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जो है कि सीआरपीसी की संपूर्ण धारा जो परिभाषाएं 25 प्रकार के दिए गए हैं धारा 2 में, उसको हम जानते हैं। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा होता है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप नहीं करना, नहीं तो कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत ही लाभकर साबित होगा और आप इससे लाभ लेंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए आज मेरा जन्मदिन है, मैं इसी के उपलक्ष्य में आज वीडियो सोची टॉपिक तैयार करके रखी थी, आज अपलोड कर दिया जाए, लोगों तक पहुँच सके और लोग लाभ ले सकें। तो दोस्तों, ये सीआरपीसी की संपूर्ण धारा जो है, संपूर्ण परिभाषाएं हम पहला देखेंगे। जैसे धारा 2A क्या कहती है, धारा 2A क्या कहती है, बेलेबल ऑफेंस की बात करती है, जमानती अपराध की बात करती है। जमानती अपराध क्या होता है, जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, उसके अंतर्गत क्या आता है, अजमानती अपराध भी आता है। जैसे नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसमें जमानत मिलना कठिन कार्य होता है और जो 3 साल से
2 साल से ऊपर वाले जो भी 3 साल के ऊपर वाले जो भी दंड से, कारावास से अगर दंडित किया जाता है किसी को, तो उसमें अजमानती अपराध घोषित किया जाता है, जिसको नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। अब आइए जानते हैं धारा 2B क्या कहती है। धारा 2B क्या कहती है? आरोप चार्ज मीन्स क्या होता है, आइए जानते हैं। इसके अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष है, यानी कोई अपराध किया गया है, उसके ऊपर अनेक शीर्ष, अनेक धाराओं को लगाया गया है, इसी को अनेक शीर्ष कहेंगे। जैसे इसके अंतर्गत इस अपराध की अधिसूचना रहती है, जिनको करने की या उस पर आरोप है, जिसको करने की उस पर आरोप है। आरोप के अंतर्गत उस आरोप को बताया जाना चाहिए जो अभियुक्त के ऊपर आरोपित किया गया है। अब 2C क्या कहती है? 2C कहती है कि संज्ञेय अपराध की बात करती है। संज्ञेय, कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको हम कहते हैं, संज्ञेय मामला ऐसा मामला अभिप्रेत है इससे जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम या तत्समय प्रवृत्ति की अन्य विधि के अनुसार दंड बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। जैसे 3 साल से ऊपर का अपराध होता है तो वहाँ पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, वही संज्ञेय मामला कहा जाता है, अपराध कहा जाता है। अब आइए जानते हैं 2D क्या कहती है? परिवाद को इंग्लिश में कहते हैं कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या है? परिवाद से अभिप्रेत यह है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप में परिवाद का उद्देश्य है कि मजिस्ट्रेट को संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करने में सक्षम बनाना होता है। परिवाद का मतलब ये हुआ, परिवाद में निहित होता है किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। वहीं स्पष्टीकरण एक बताता है किसी ऐसे मामले में जो अन्वेषण के पश्चात, अन्वेषण हम आगे आपको बताएंगे क्या है, अन्वेषण के पश्चात किसी संज्ञेय मामले अपराध का किया जाना प्रकट करता है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी। ये परिवाद स्पष्टीकरण यह कहता कि असंज्ञेय मामले में जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, वो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको हम कहते हैं होता है, उसमें पुलिस परिवाद समझी जाएगी, जो पुलिस रिपोर्ट देगी, और जिसके द्वारा ये रिपोर्ट दी जाएगी वो परिवादी समझा जाएगा। ये कहाँ स्पष्टीकरण कहता है कि असंज्ञेय मामले में। अब आइए जानते हैं, एक तरफ तो बताता है संज्ञेय मामले में कि पुलिस रिपोर्ट नहीं समझी जाएगी, और असंज्ञेय मामले में पुलिस रिपोर्ट स्पष्टीकरण कहता है परिवाद समझी जाएगी। 2E क्या कहता है? धारा 2E क्या कहता है? उच्च न्यायालय से, जैसे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब यह हुआ किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय हो गया, और किसी ऐसे राज्य क्षेत्र संघ के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय हो गए। और तीसरा इसमें बताता किसी राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील की सर्वोच्च न्यायालय। ये 3 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन करती है उच्च न्यायालय, धारा 2E। अब आइए जानते हैं धारा 2F क्या कहता है। भारत से वे राज्य आते हैं जिन पर इस संहिता का विस्तार है, यही बात करती है 2E। भारत से, भारत में मतलब इस संहिता का कहाँ तक विस्तार है ये बताती है। 2G क्या कहती है? जांच, इंक्वायरी जिसको हम कहते हैं इंक्वायरी। जांच में एक बात हम आपसे बताना चाहेंगे कि जांच से संबंधित बहुत लोग
अपने भाषाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। जांच क्या है और अन्वेषण क्या है। तो आपने देखा होगा हर मामले में कहीं ना कहीं लोग ये गलत इस्तेमाल करते हैं बातों का कि जांच, पुलिस आई है जांच कर रही है। यहाँ आप गलत बोलते हैं। पुलिस जांच नहीं करती है। जांच अगर कोई करता है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जांच होती है, इंक्वायरी जिसको हम कहते हैं। पुलिस जो है सिर्फ इन्वेषण करती है, इन्वेस्टिगेशन जिसको अन्वेषण करती है, इन्वेस्टिगेशन जिसको हम कहते हैं। यहाँ आप कह सकते हैं पुलिस आई है, अन्वेषण कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये शुद्ध शब्द है। लेकिन जांच आम तौर पर मैक्सिमम लोग यही उपयोग करते हैं, जांच कर रही है पुलिस। लेकिन जांच न्यायालय द्वारा और मजिस्ट्रेट द्वारा ही होता है। सबसे बड़ी बात आपको हमने बताया है। इसके बाद 2G हम तो हमने जांच को बता दिया। अब आइए जानते हैं जांच वही करता है जैसे मजिस्ट्रेट और न्यायालय। अब 2H क्या कहता है? 2H अन्वेषण की बात करता है, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से इसके अंतर्गत वे सब कार्य सम्मिलित हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, जो साक्ष्य एकत्र करने के लिए किए जाएं। जैसे अन्वेषण के दौरान जो भी साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे निम्न प्रकार की उसमें कार्रवाइयां की जाती हैं। जैसे अपराध स्थल का निरीक्षण करना। वहाँ दूसरा पॉइंट बनता है कि घटना से संबंधित सभी तथ्य या परिस्थितियों का अभिनिश्चयन करना, और उस घटना स्थल पर जो भी सामग्री आपको प्राप्त मिलता है, साक्ष्य मिलता है, उसको एकत्रित करना, सामग्री को एकत्रित करना। ये सारी बातें इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एकत्रित किया जाता है। अब आइए जानते हैं 2I क्या कहती है? न्यायिक कार्यवाही, जुडिशियल प्रोसीडिंग जिसको हम कहते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब न्यायिक कार्यवाही, मतलब न्याय से संबंधित ही कार्यवाहियां को वर्णन किया गया है 2I में। अब आइए जानते हैं 2J क्या कहती है। धारा 2J कहती है किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में यह बात करती है। जैसे लोकल ज्यूरिडिक्शन, स्थानीय अधिकारिता जिसको हम कहते हैं, के अंतर्गत ही न्यायालय मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी शक्ति या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग हो सकता है, और भाग समाविष्ट हो सकता है, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यह 2J बताता है, किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट की बात करता है। अब आइए जानते हैं धारा 2K क्या कहती है। महानगर क्षेत्र। धारा 2K यानी अगर हिंदी देखेंगे, हम ट पर पहुंच गए हैं। बड़ अक्षर जो होता ट, टमाटर वाला ट, वहां हम पहुंचे धारा 2T यानी के, इंग्लिश हम इसका जानेंगे के तक पहुंचे। महानगर क्षेत्र की वर्णन करती है। तो महानगर क्षेत्र क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसको हम कहते हैं। इसके अंतर्गत धारा 8, हम CRPC में अगर धारा 8 आप देखेंगे तो वहाँ विस्तार रूप से महानगर क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो वहाँ धारा 8 के अधीन महानगर जो क्षेत्र घोषित किए गए हैं, उन्हीं को हम महानगर समझेंगे और इसको समझा जाएगा। जैसे महानगर का क्राइटेरिया थोड़ा सा हम जान लेते हैं। महानगर जिसको घोषित किया गया है, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, अहमदानगर महानगर में आते हैं। महानगर इनको घोषित किया गया। महानगर की पॉल्यूशन हम जान लेते हैं, वहाँ का पब्लिक जो क्राइटेरिया होता है, उसमें जनसंख्या कितनी होती है ये हम जान लेते हैं। 10 लाख से अधिक की जनसंख्या जिस महानगर जो घोषित किया गया है प्रेसिडेंसी नगरों में, उनको 10 लाख से अधिक जनसंख्या जहाँ होती है उनको महानगर घोषित किया जाता है। तो 2K हमने जान लिया। अब आइए जानते हैं 2L यानी ठ। 2L क्या कहती है?
असंज्ञेय अपराध की बात करती है। असंज्ञेय अपराध थोड़ा सा हमने ऊपर ही संज्ञेय अपराध की बात जहाँ किया गया था धारा 2A में, वहीं हमने इसका जिक्र किया था। अब आइए जानते हैं 2L असंज्ञेय अपराध नॉन कॉन्जुगेबल। अब ये थोड़ा सा अटपटा सा सवाल है। जो नॉन कॉन्जुगेबल ऑफेंस जो 3 साल से नीचे का अपराध होता है, पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है। जो असंज्ञेय मामला होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको कहते हैं, असंज्ञेय मामला धारा 2L यानी यही वर्णन करती है। जो 3 साल से नीचे का अपराध होता है, पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है असंज्ञेय मामले में। अब आइए जानते हैं धारा 2 यानी ड पर आ गए हैं यम क्या कहती है? अधिसूचना से संबंधित बात करती है, नोटिफिकेशन जिसको हम कहते हैं। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। अब धारा 2N क्या कहती है? अपराध ऑफेंस की बात करती है। ऐसा अपराध या कार्य लोप से है जो विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। इसी को आईपीसी के धारा 40 में परिभाषा इसका दिया गया विस्तार रूप से, और सीआरपीसी धारा 2N में अपराध का वर्णन किया गया ऑफेंस का। अब धारा 2O क्या कहती है? पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। धारा 2T यानी P पर हम आ गए हैं, P फॉर पैरेट बड़ जो है इंग्लिश वहां तक आ गए हैं। धारा 2T क्या कहती है? स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान, जलयान भी आता है। जैसे गृह में अत्याचार हो गया, यान में कोई अपराध हुआ, और जलयान में कोई अपराध हुआ, उस पर भी कानून बनाए गए हैं। उससे संबंधित ये बातें करती है सीआरपीसी धारा 2P। अब आइए जानते हैं धारा 2Q क्या कहती है? किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर विधि द्वारा जो न्यायिक कार्यवाही करता है, जो प्राधिकृत है विधि द्वारा जो न्यायिक कार्यवाही करता है, उसके बारे में यह वर्णन करती है धारा 2Q उच्च न्यायालय से संबंधित कार्यों के लिए। अब धारा 2R क्या कहती है? पुलिस रिपोर्ट यानी पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट बनाती है उसे मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है, जो चार्जशीट जिसको हम कहते हैं, इसी को ही चार्जशीट कहा जाता है। अब आइए जानते हैं धारा 2S क्या कहता है? पुलिस थाना की बात करता है। पुलिस थाना, पुलिस स्टेशन जिसको हम कहते हैं, कोई चौकी स्थान अभिप्रेत है। जैसे आपके नगरों में देखे होंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आप देखते हैं तो वहाँ चौकी बनाए जाते हैं, थाने बनाए जाते हैं, तो वही चीज है। चौकी स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया या विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया गया है, इससे यह रिलेटिव है। अब आइए जानते हैं धारा 2U क्या कहता है? लोक सेवक अभियोजक। आपने कोई भी कोर्ट में कार्य करवाने जाते हैं तो लोक सेवक अभियोजक ही ज़्यादा उसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं, वही कार्य करते हैं कानून से रिलेटिव। कोई भी कागज का आवेदन का कोई भी मैटर रहता है, उनसे पहले आपको दिखाना होता है, जिसको पेशकार भी आप कहते हैं। पेशकार वहाँ रहते हैं, आप देखते हैं। तो जो है कि पुलिस 2U यही कहती है लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको हम कहते हैं। लोक अभियोजक अधिकारी आप सुने होंगे ना, इसी को कहते हैं।
जो धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं, इन्हीं को लोक अभियोजक कहा जाता है। धारा 2 भी क्या कहती है? उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। जैसे जिले का कोई भी उपखंड है, उसी से, जैसे कोई एक न्यायालय है, इलाहाबाद न्यायालय है, तो उसका जो उपखंड न्यायालय अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, जैसे उसी को इसको बताया गया है कि उपखंड, जिले का उपखंड। और धारा 2 भी डब्ल्यू क्या बताता है? समन मामला। समन मामला क्या है? समन केस जिसको हम कहते हैं, ऐसा मामला जो किसी अपराध से संबंधित है, जो वारंट मामला नहीं है, उसी को हम समन मामला कहते हैं। यानी छोटा मामला, इस पर वारंट जारी नहीं होता है, उसको हम, जैसे वारंट मामला ये नहीं होता है। अब आइए धारा 2X, और लास्ट हम जानेंगे, एक और पॉइंट बचा है। वारंट मामला क्या है? अभी हमने जाना समन मामला, जो वारंट मामला नहीं हुआ समन मामला है। अब वारंट मामला क्या है? वारंट केस क्या है? ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का मामला से संबंधित है, जो वारंट मामला है। धारा 2Y क्या कहता है? उन शब्दों और पदों की बात करता है जो आईपीसी अधिनियम 1860 की धारा 45 में परिभाषित है। यह इसका वर्णन करता है वाई, और इसमें एक और जोड़ा गया 26 परिभाषाएं, इसको कह सकते हैं, जो पीड़ित, विक्टिम जिसको कहते हैं, पीड़ित व्यक्ति भी इसमें परिभाषा दिया गया। पीड़ित व्यक्ति जो भी है उसको मुआवजा मिलेगा, या जो भी उसके ऊपर हानि, क्षति हुआ है, उसके लिए भी वो क्लेम करेगा। और अगर वो सक्षम नहीं है कोई भी बात कहने के लिए न्यायालय में, तो उसके जो सक्षम है, उसके माता पिता, भाई बहन जो भी हैं, उसकी तरफ से वहाँ न्यायालय में आप मौखिक या लिखित रूप से उसका आवेदन पत्र दे सकते हैं, उस विक्टिम यानी पीड़ित व्यक्ति की। तो ये था धारा 2 की सीआरपीसी अधिनियम 1973 की संपूर्ण परिभाषाएं। आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही सबसे पहले अच्छी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके, और आप शेयर कर सकें दोस्तों तक, अपने परिवार तक और अपने तक। जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक रूप से हमारे समझ से जरूरी है, तभी आप तक जागरूकता फैलेगी और आप उपयोग कर पाएंगे अपने अधिकार का और अपने समाज का। हर तरह से आप लायबल रहेंगे समाज में आगे आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।